धान की फसल 30 से 50 दिन की हो चुकी है, लगभग गोब या गवोट अवस्था आने पर है और इसी टाइम पर धान की फसल में सबसे ज्यादा झुलसा रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। किसी खेत में इस रोग का प्रकोप बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो किसी खेत में थोड़ा कम देखने को मिलता है और इसी टाइम पर किसान ऐसी गलती कर देता है जिससे ये रोग बहुत बड़ी मात्रा में फैलना शुरू कर देता है और अगर एक बार ये रोग फसल में आया तो कल्ले बनना भी कम और आगे चल के जो बालियों में दाने लगने वाले हैं उनका खराब होना भी पक्का है। तो इस रोग को पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या हैं और इस टाइम पर कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है और कौन से टेक्निकल का उपयोग करना है, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करिएगा अगर आपने भी धान की फसल लगा रखी है तो। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही धान की फसल 30 दिन के पार हुई, मतलब कि झुलसा रोग का प्रकोप आपको दिखने ही लगता है और इसी टाइम पर किसान इसे हल्के में ले लेते हैं और यही गलती आगे चलकर बहुत भारी पड़ती है। ये झुलसा रोग एक नहीं बल्कि 3 प्रकार का होता है और हर अवस्था के अनुसार ये अलग अलग आता है। तो इस झुलसा रोग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इसके प्रकार को समझना जरूरी है। तो आइए एक एक करके इसके प्रकार को जानते हैं। पहला, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे आमतौर पर किसान जीवाणु पत्ती झुलसा रोग के नाम से जानते हैं और आप इसे नाम से ही समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है और ये रोग फसल की शुरुआती अवस्था यानी कि 30 से 40 दिन पे ही दिखाई देने लगता है। शुरुआत में किसान इसे खैरा रोग समझकर इसका इलाज नहीं करते हैं सही से, लेकिन बाद में जाकर जब ये रोग बढ़ जाता है तो इसका इलाज ढूंढते हैं। तो इस रोग की पहचान के लिए अगर आप पौधे को देखेंगे तो पत्तियों की ऊपरी सिरे और जो किनारे हैं वो हल्के पीले होकर सूखने लग जाते हैं, मतलब कि पत्तियों के ऊपरी सिरे से मटमैले या भूरे रंग की धारियां बनना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पत्तियों के ऊपर से नीचे की ओर ये धारियां बनना शुरू हो गई हैं और बाद में जाकर ये धारियां आपस में मिल जाती हैं और पूरी पत्तियों पर फैलकर पत्तियों को सुखा देती हैं। और ये बैक्टीरियल ब्लाइट की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह खेत में जाकर देखेंगे तो जो रोगी पौधे हैं उसकी पत्तियों पर ओस की बूंदें सी दिखाई देंगी, तो आप 100% कंफर्म हो जाइए कि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आपकी फसल में आ चुका है। तो अब बात करें ये बीमारी धान की फसल में क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये बीमारी ज्यादा बारिश के पानी भरे रहने या जल भराव की स्थिति में फैलती है या फिर खेत में ज्यादा खरपतवार होने की वजह से भी आती है और कभी कभी ज्यादा नाइट्रोजन यानी कि ज्यादा यूरिया के प्रयोग से भी ये बीमारी देखने को मिलती है। अगर ये रोग जिस खेत में फैल जाए तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये रोग और तेजी से फैलता जाएगा। और साथ ही नाइट्रोजन देना भी कम कर देना चाहिए और इस रोग को रोकने वाले टेक्निकल की बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। वही बात करें जब धान की फसल में कल्ले बन जाते हैं और गोब की अवस्था आने वाली होती है यानी कि 50 दिन के ऊपर की, तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा चांस होते हैं ये झुलसा रोग के दूसरे प्रकार यानी कि शीट ब्लाइट रोग आने के। तो इस टाइम पर हमें ऐसी कौन सी सावधानियां रखनी है जिससे ये जो फंगस का अटैक है हमारी फसल में वो काफी हद तक कम हो जाए, क्योंकि ये जो शीट ब्लाइट रोग है ये एक फंगस द्वारा फैलाया जाता है। तो अब सबसे पहले देखेंगे तो जिस खेत में हमने सबसे ज्यादा यूरिया दी होती है या फिर वो खेत जिनमें ज्यादा जल भराव होता है यानी कि ज्यादा पानी जमा हुआ होता है या फिर खेत की वो मेड़ जिनके पास ज्यादा घास होती है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पानी के लेवल से 1 से 1.5 इंच ऊपर धान का जो तना होता है उसकी बाहर वाली पत्ती सूखी हुई दिखाई देती है और ये एक पहचान होती है शीट ब्लाइट के लक्षण की। इस रोग के लक्षण मेड़ के पास वाले पौधे में ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप धान के पौधे में कल्ले को देखेंगे तो उसके किनारे से जो पत्ती लपटी हुई रहती है उस पर गोल गोल अंडे आकार के जामुनी भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे कर ये धब्बे बढ़ जाते हैं और पूरे पौधे में फैल जाते हैं। और इसके अलावा जो अंदर वाली पत्ती है उसमें भी ये लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि जो अंदर वाली पत्ती है उनमें भी ये भूरे भूरे रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे करके ये धब्बे बड़े होते जाते हैं धान के
के अंदर के कल्ले भी सूखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, जैसे ही धान में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये झुलसा रोग के तीसरे प्रकार यानी कि बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट की समस्या आना शुरू हो जाती है। एक बार ये समस्या अगर आपकी फसल में आ गई तो समझिए जितनी मेहनत करके आपने फसल लगाई थी वो खाली दानों में बदलने वाली है। किसान भाइयों, इस रोग की शुरुआत बालियां निकलते समय होती है और ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है। इस रोग की वजह से जो बालियों के ऊपरी हिस्से के दाने रहते हैं वो हल्के भूरे या पीले होकर सूख जाते हैं और अक्सर बालियों में दाने खाली या बहुत हल्के रहते हैं। ये पेनिकल ब्लाइट सीधे 60 से 70% तक नुकसान पहुंचा देता है धान की फसल को। तो जैसे ही खेत में आपको अगर एक भी पौधे की बालियों पर इसका प्रकोप दिखे तो आपको तुरंत नियंत्रण करना है। तो सबसे पहले बात करें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट। ये दोनों जैसे कि बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं, तो इनके नियंत्रण के लिए आप बताए गए टेक्निकल में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है केमाइसिन। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइड है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% होता है। मतलब कि धान की फसल में सभी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को ये बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है और WP फॉर्मुलेशन में आने के कारण आप इसे आसानी से पानी में घोलकर उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही इसका स्प्रे आप फसल पर करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया की सेल रहती है उनको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से बैक्टीरिया आगे फसल पर फैल नहीं पाती है और तुरंत कंट्रोल हो जाती है। बस आपको इसे 6 से 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अगले टेक्निकल की बात करें तो वो है COC 50 के नाम से आने वाला यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। ये एक कॉन्टेक्ट फंगीसाइड और बैक्टीरिसाइड दोनों की तरह काम करता है। मतलब कि जब भी आप इसका स्प्रे करेंगे फसल में, जो भी बैक्टीरिया या फंगस इसके संपर्क में आएंगे तो वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल में आगे फैल नहीं पाएंगे। COC 50 की सबसे खास बात ये है कि ये फसल में आए हुए झुलसा रोग को तो रोकता ही है, साथ में आगे चलकर जो होने वाले पत्ती धब्बा रोग है ये उसे भी कंट्रोल करता है। और इसके डोज की बात करें तो आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। इसके अलावा आप माइसिन मैक्स, जिसमें कासुगामाइसिन 3% SL पाया जाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन द्वारा काम करता है। मतलब कि ये फसल को रोग आने से बचाता है और अगर फसल में रोग आ चुका है तो उसे 100% कंट्रोल करता है और साथ ही में ये सिस्टमिक क्रिया से भी काम करता है। मतलब कि ये पौधे के अंदर तक जाकर रोग को पूरी तरह खत्म करता है और आगे चलकर जो बाली पर आने वाला झुलसा रोग यानी कि बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट जो होता है उसे भी आने से ये रोकता है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 400 से 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में झुलसा रोग का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप केमाइसिन के साथ COC 50 को मिलाकर उपयोग में लें। इससे यह रोग फसल में 100% कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर अब बात करें शीट ब्लाइट, तो ये हम पहले ही जान चुके हैं कि ये फफूंद द्वारा फैलता है, तो आप ये बताए गए फफूंद नाशक में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। पहला है पीटर के नाम से आने वाला फफूंदनाशी। इसमें थायोफ्लूजामाइड 24% SC होता है और साथ ही में ये फसल में शीट ब्लाइट को आने से भी रोकता है और अगर आ चुका है तो ये उसे पूरी तरह कंट्रोल करता है। यानी कि ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तरीके दोनों से ही काम करता है। और अगर इसके डोज की बात करें तो आपको 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। वही बात करें दूसरे फफूंदनाशी की, तो जो कि कातेनी प्लांटिवो के नाम से आती है, जिसमें टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG पाया जाता है। ये भी फसल में प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन से काम करती है। और प्लांटिवो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये शीट ब्लाइट को तो फसल में कंट्रोल करती ही है, आगे चलकर जो धान की फसल में होने वाला गर्दन तोड़ रोग रहता है ये उसे भी कंट्रोल करती है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तीसरे फफूंदनाशी की बात करें तो वो है एजोजोल। ये एक बेहद असरदार कॉम्बिनेशन वाला फंगिसाइड है जिसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC होता है। ये स्प्रे करते ही पत्तियों के ऊपर पूरी तरह फैल जाता है और पत्तियों के अंदर तक जाकर काम करता है। ये प्रोटेक्टिव क्यूरेटिव एक्शन के साथ साथ इरेडिकेटिव एक्शन से भी काम करता है। मतलब स्प्रे करते ही रोग पूरी तरह खत्म हो जाता है फसल से। अगर इसके डोज की बात करें तो आपको 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो किसान भाइयों, अगर आपने वीडियो में बताई गई जानकारी को समझकर झुलसा रोग की सही पहचान कर ली और सही समय पर नियंत्रण कर लिया तो निश्चित ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।